मित्रों, इस वक्त मैं हूँ श्री वृंदावन धाम की पावन धरती पर। और इस पावन धरा पर बहुत सारी ज्ञान की जो धाराएं हैं वो बहती रही हैं। और इसको जानने के लिए उन सब धाराओं के बीच में गोता लगाना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे मुफीद व्यक्ति जो इस बड़े क्षेत्र में हो सकते हैं वो श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हो सकते हैं, जो कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक सचिव हैं। और अलग अलग विषयों को लेकर वो इस धारा को समझने में हमें मदद करते हैं। तो उनको अब हम सुनने जा रहे हैं अलग अलग विषयों पे। वो एक एक करके जैसे वो गुत्थियां खोलते चले जाते हैं और इस महान स्थान का जो रहस्य है हमारे सामने, चाहे वो साहित्य के माध्यम से, चाहे वो इतिहास के माध्यम से, चाहे पुरातत्व के माध्यम से, चाहे जनश्रुतियों के माध्यम से, चाहे फिर वो भक्ति परंपराओं के माध्यम से वो उद्घाटित होता जाता है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य रहा है वह यह रहा है कि जिस तरह से ब्रज का कार्य होना चाहिए, ये एक बहुत ही समृद्ध, मैं कहूँगा कि पूरी भारतीय संस्कृति का अगर कोई ललित भाव है तो वह ब्रज ही है। और वहाँ उसके अध्ययन की उस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो नहीं यहाँ हो पाई थी। तो 2010 में ये बहुत ज़्यादा रूप से ये मुझे इस बात को लेकर के ये लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। तब ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना हम लोगों ने की और हमारे सहयोगी भी इस काम में जुटे हमारे साथ में। दरअसल जो कार्य अकादमिक ढंग से प्रारंभ हुआ था ब्रज साहित्य मंडल के दौर में, और वह दौर था देश की आज़ादी के ठीक समय का दौर था जब देश का स्वतंत्रता समर चल रहा था। उस जमाने में ब्रज के पहली बार ब्रज के अध्ययन की पहली बार शुरुआत हो रही थी और ब्रज साहित्य मंडल का वो दौर था। तब यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो भारतीय साहित्य के एक हमारे महान आचार्य हैं, वो राजकीय संग्रहालय मथुरा में क्यूरेटर थे। उन्होंने और लोक साहित्य के चक्रवर्ती विद्वान जिनको हम लोग आज जानते हैं, उनको डॉक्टर सत्येंद्र, उनका पूरा नाम गौरीशंकर सत्येंद्र है, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी जी और अन्य लोगों के द्वारा उसमें बहुत से लोग जुटे, प्रभुदयाल मीतल, डॉक्टर चंद्रभान रावत, कैलाश चंद जी भाटिया और अन्य लोग जो है, महिलाओं में भी कई नाम हैं जिनको मैं कहूँगा कि उस दौर में ब्रज के काम में ये सारे लोग जुटे। तो एक अकादमिक और सामूहिक रूप से ब्रज का एक, जिसको कहेंगे कि विचार का एक स्कूल विकसित हुआ और वो बहुत बड़ा काम हुआ था। अगर हम इससे और पीछे थोड़ा जाते हैं तो बिल्कुल नए ढंग से जो काम की शुरुआत हो रही थी ब्रज के अध्ययन की, वो दौर था 1874 के लगभग का, जब मथुरा में अंग्रेज कलेक्टर ग्राउस ब्रज को समझने का प्रयास कर रहे थे। वह एक कलेक्टर भर नहीं थे, वो पुरातत्वविद थे। उन्होंने ही राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना की और अलेक्जेंडर कनिंघम के बहुत नज़दीकी संबंध उनके साथ में रहे। तो मथुरा की उस दौर में शुरुआत हुई उनकी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गए थे। गोविंद देव मंदिर उनके अच्छे कामों में से एक है। पूरा जो है उन्होंने गोविंद देव का मंदिर जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वो एक कचरे का ढेर बन गया था। उसको दोबारा से
उसको ठीक करके स्थापित किया गया। ये ग्राउस का दौर में ये सारे काम हो रहे थे और ग्राउस की विशेष रुचि थी। उन्होंने हम लोगों के लिए, जिसको हम लोग जो इतिहास पुरातत्व के जो लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, और कोई भी अध्येता जो ब्रज पे काम करता है, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ता है, उनकी पुस्तक मथुराई डिस्ट्रिक्ट में मोयर है। और हम लोग, क्योंकि उस ज़माने में उस पे काम हुआ था, उसका 1880-82 के लगभग तीसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया था। तब वो मथुरा के से उनका स्थानांतरण हो गया था बुलंदशहर। तब वो बुलंदशहर के कलेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद वो इंग्लैंड लौट गए। तो वो दौर था जो ब्रज के आधुनिक ढंग से, ब्रज का आधुनिक ढंग से अकादमिक कार्य प्रारंभ हुआ। हालांकि ब्रज के खोज और अन्वेषण का कार्य तो भक्ति आंदोलन के दौर में प्रारंभ हुआ, और एक तरह से जिस ब्रज को आज हम देख रहे हैं उसने आकार तो उसी समय लिया था। मैं उस समय की खोज को भी बहुत मायने देता हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ ब्रज में। परंतु जिसको हम अकादमिक भाषा कहते हैं और जो आधुनिक युग है, वो ग्राउस के टाइम से शुरू हुई। ग्राउस के बाद में ब्रज साहित्य मंडल ने बहुत बड़ा काम किया, और वो काम जो है 70 के दशक तक आते आते एक जैसे रुक गया हो, एक लंबा उसमें एक अंतराल आ गया, क्योंकि वो पीढ़ी जा चुकी थी। उसमें बहुत से लोग थे। अब एक टाइम ऐसा था कि राजकीय संग्रहालय में जो निदेशक होकर के आते थे, वो ब्रज साहित्य मंडल के साथ जुड़ कर के कार्य करते थे। अब उनमें के.डी. वाजपेयी साहब, कृष्णदत्त वाजपेयी साहब, वो बहुत अच्छे भारत के पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। उन्होंने ब्रज के इतिहास पे बहुत काम किया और ब्रज साहित्य मंडल में भी कार्य किया। उसके बाद में जो दूसरा बड़ा कार्य किया वो रमेश चंद्र शर्मा जी ने किया। डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा यहाँ राजकीय संग्रहालय मथुरा में रहे। तो उस दौर में जो लोग यहाँ आ रहे थे और वो अकादमिक कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। परंतु उसके बाद में ब्रज साहित्य मंडल का एक जैसे विघटन जैसे होने के बाद में वो अकादमिक परंपरा वहाँ पूरी हो जाती है, और एक तरह से समझिए कि ब्रज के अध्ययन का कार्य रुक गया है। तब से उसके बाद में कई सरकारी और कई संस्थाओं के द्वारा प्रयास यद्यपि होते रहे हैं, पर वो जो बात बननी चाहिए और जो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी दृष्टि से संस्कृति का कार्य जो है वो नहीं हो सकता, जो है उसमें हम लोगों को ही लगना पड़ेगा। वो सरकार के अनुदान से नहीं, अनुराग से काम होगा। संस्कृति का काम अनुराग से हो सकता है, गवर्नमेंट के अनुदान से नहीं हो सकता। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। गवर्नमेंट सहायक हो सकती हैं, परंतु जो अध्येता हैं, जो कलाकार हैं, उन सबको एकजुट होकर के संस्कृति का काम करना होगा। तो 2010 में जब हमने ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना की, उसके पीछे यही था कि वो जो पुरानी परंपरा है जो प्रारंभ हुई थी देश की आज़ादी के दौर में, ब्रज साहित्य मंडल की जो परंपरा थी, और जिसके पीछे कहीं न कहीं भारत के स्वतंत्रता समर का जो संघर्ष था वो भी साथ में था, और महात्मा गांधी के प्रति जो निष्ठा थी वो भी उसमें थी। क्योंकि आप देखेंगे कि उस दौर में जो कार्य हो रहे थे लोक साहित्य को लेकर के या अन्य साहित्य को लेकर के, उनके पीछे कहीं न कहीं महात्मा गांधी की एक ऊर्जा थी। राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन था, राष्ट्र निर्माण था, स्वराज का जो भाव था सबके अंदर में, तो ब्रज साहित्य मंडल के अंदर में भी निश्चित रूप से वही था। अब ये एक दुर्भाग्य रहा कि हम दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक उस विचार को नहीं पहुंचा पाए, या उस परंपरा में दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोगों को तैयार नहीं कर पाए, और बीच में एक लंबा जो है एक अंतराल जिसको कहेंगे वो चला गया। अब काम बहुत आगे निकल गया था, और बड़ी मतलब दुख की बात ये है कि जहाँ काम हुआ है इतिहास और पुरातत्व को लेकर के, विश्वविद्यालयों का बहुत अच्छा भूमिका रही है, परंतु ब्रज का दुर्भाग्य ये रहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय ने
ब्रज के काम के लिए कोई वातावरण तैयार नहीं किया। हालांकि आगरा विश्वविद्यालय, अब उसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो गया है, उसमें के.एम. मुंशी भाषा विज्ञान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और डॉक्टर सत्येंद्र जी उसके निदेशक रहे और बड़ी बड़ी विभूतियाँ उसके निदेशक रहीं। रामविलास शर्मा जी भी रहे, बाद में पंडित विद्यानिवास मिश्र भी रहे। तो उन सब का जो दौर था, उस दौर में ब्रज पे कुछ काम बड़े महत्वपूर्ण वहाँ से हुए हैं, परंतु जो निरंतरता चाहिए थी काम को लेकर के वो नहीं बन पाई। वो जब तक व्यक्ति रहता है तब तक थोड़ी बहुत रहती है, उसके बाद में वो निरंतरता नहीं बन पाई। तो एक लंबा अंतराल इस काम, ब्रज के काम में आ गया और विश्वविद्यालयों को जो करना चाहिए था, जो नज़दीकी विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय था, उसने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब मैं ठीक से नहीं कह सकता कि उन्होंने इसके पीछे कोई उनके पास विचार था कि नहीं था, जबकि इस विचार को लेकर के सबसे अच्छी तरह से जो है विश्वविद्यालय कर सकते थे और नहीं किया गया। तो ब्रज पे काम होते रहे अलग अलग तरह से, अन्य विश्वविद्यालयों से लोग अध्येता आते रहे, समय पे कार्य करते रहे, विदेशी विश्वविद्यालयों से भी आते रहे। कुछ विदेशी लोग भी इस दौर में आए, इस बीच में आए, उनका नाम भी हमें उल्लेख जरूर करना चाहिए और उनके कार्य जो है वो अपने तरह से हैं और काफ़ी श्रम जिसमें किया गया है उस तरह के कार्य हुए। क्योंकि विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो पीएचडी के शोध से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा जो है। तो बीच में ये जो जिस दशक की मैं बात कर रहा हूँ 70 और 80 का जो दौर आया, उसमें विश्वविद्यालय शोध के स्तर का भी काफ़ी पतन हुआ। तो एक तरह से ये कहेंगे कि जो परंपरा ब्रज के अध्ययन की प्रारंभ हुई थी वो एक छिन्न भिन्न जैसी हो गई जो है, और एक लंबा समय ऐसा चलता रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इतना अंचल था और यहाँ की कोई शोध की कोई वास्तविक व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत का इतना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अंचल, यहाँ कोई शोध की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। देखिए, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना जो हुई है उसके पीछे जो मेरा व्यक्तिगत संग्रह था, आज ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों का बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें 3000 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ यहाँ संग्रहित हैं, जो ब्रज और भक्ति साहित्य का जो विशाल भंडार है उससे संबंधित हैं, और अन्य शास्त्रों से जैसे संस्कृत है और आयुर्वेद है, तंत्र है, चिकित्सा शास्त्र है और उसमें ज्योतिष है, उसके ग्रंथ भी यहाँ हैं। और वो खाली संस्कृत और नागरी लिपि में नहीं है, फारसी में भी हैं और अन्य लिपियों में, मराठी में भी हैं, गुजराती में भी हैं और अन्य उसमें भी हैं। तो ये जो संग्रह था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी मेरे से जो है, तो 2010 में तो इसे विधिवत संस्थान का रूप दिया गया। परंतु ये जो संग्रह जो एक बहुत बड़ा संग्रह में जो मेरा व्यक्तिगत संग्रह था, जो मैंने ब्रज संस्कृति शोध संस्थान को दान दे दिया, उसके संग्रह की दरअसल हमारे पूर्वजों की एक परंपरा रही है। पुष्टि संप्रदाय से हमारे पूर्वज जुड़े रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय से। तो कुछ ग्रंथ तो हमारे यहाँ पे थे, कुछ सामग्री हमारे यहाँ पे थी। उसके अलावा मैंने स्वयं 1994 से संग्रह का कार्य किया, जिसमें करीब अपने जीवन काल में मैंने करीब 3000 दुर्लभ सिक्कों का संग्रह तो किया ही होगा उस दौर में, वो था। और कुछ हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह था, अभिलेखों का संग्रह था, इस तरह की कुछ काफ़ी सामग्री थी। तो ये अनुभव किए जाने मेरे लिए भी ये था कि भाई इसका क्या सदुपयोग हो सकता है। तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान जहाँ स्थापित है मंदिर श्रीधाम गोदा विहार के परिसर में, यहाँ के आचार्य महंत स्वामी वृंदावन आचार्य जी महाराज ने ये कहा कि कुछ संग्रह उनके पास व्यक्तिगत रूप से जो है उनका संग्रह,
वो भी ब्रज संस्कृति शोध संस्थान को दे दिया जाए और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के लिए हमें यह जगह उपलब्ध कराई। और जगह के अलावा उन्होंने अन्य लोगों से भी ये आग्रह किया कि जो हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है, जो दुर्लभ चित्रों का संग्रह है, दुर्लभ फोटोग्राफों का संग्रह ब्रज के लोगों पे है, वो लोग सब यहाँ दें। तो हम सब लोगों ने ब्रज में के जो अध्येता थे, इतिहास के जानकार थे, उन सब लोगों ने बहुत सी सामग्री यहाँ ब्रज संस्कृति शोध संस्थान को प्रदान की। तो आज एक समृद्ध संग्रह यहाँ एकत्रित है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है, लिथोग्राफ हैं, नक्शे हैं और कुछ पुराने चित्र भी हैं। इसके अलावा कुछ कलाकृतियाँ भी हैं, कुछ बर्तन भी पुराने हैं, जैसे पिचकारियाँ हैं, जैसे पानदान है। इस तरह की सामग्री का भी संकलन यहाँ एक बहुत अच्छा संकलन जो है ना, साधुओं के जल पात्रों का भी है। तो वो सारी सामग्री को यहाँ एकत्रित किया गया और निरंतर हर वर्ष ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के जो संग्रह है उसकी अभिवृद्धि हर वर्ष हो रही है। और हमें हस्तलिखित ग्रंथ वृंदावन से हर वर्ष मिल रहे हैं। और अन्य विद्वान भी, जैसे इसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित उदय शंकर दुबे जी का है, बनारस से भी बहुत सी सामग्री उनके द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा यहाँ प्राप्त हुई है और हो रही है लगातार। इसके साथ साथ ही ब्रज के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो उनके बही खाते हुआ करते थे, हालांकि आज वो अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे, परंतु इतिहास के बड़े काम की चीज़ हैं। तो इस तरह की यहाँ अभिलेख और बही खाते भी यहाँ हम लोग उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। और एक दौर ऐसा था जब वृंदावन में, चूँकि वृंदावन वैष्णवों का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, यहाँ बहुत से ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं। और मैंने स्वयं ये अनुभव किया था और इसको देखा भी था कि प्राय लोग दीपावली के टाइम पे और सफाई के दौर में, जब सफाई घरों में चलती है, तो सारे ग्रंथों को यमुना में विसर्जित कर देते। तो दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियों को हम लोग यमुना की प्रभा से और रेती में से भी उठा के लेके आए। दशहरा के आसपास जो है हम लोग जाया करते थे। हमें अब तो नहीं है, अब ग्रंथों के प्रति थोड़ी जागरूकता हम लोगों ने ही काफ़ी पैदा भी की है, परंतु हम लोग जब घर का जो कूड़ा जो है वृंदावन वासी निकाल देते थे और वो प्राय जो उसे पवित्र कूड़ा समझा जाता था और यमुना में विसर्जित कर दिया। तो कितनी ही ऐसी पांडुलिपियाँ हैं और जो दुर्लभ हैं, जिन्होंने लोगों ने न समझी की वजह से उन्हें यमुना में प्रवाहित कर दिया। तो वो अमूल्य जो धरोहर है वो नष्ट हो रही थी, तो उसको भी यहाँ सुरक्षित किया गया है। ऐसी बहुत सी सामग्री यहाँ है, ऐसे बहुत से ग्रंथ जो यहाँ पे हैं जो बुरी स्थिति में थे। कई परिवारों ने अपने ग्रंथ यहाँ दे दिए क्योंकि उनके यहाँ पे उसको समझने वाले लोग नहीं हैं, लोग उनका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में कई बड़े संग्रह इस रूप से यहाँ पे आ गए हैं और वो आज यहाँ हैं। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियों में अगर आप कहें कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, तो कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की प्राचीनतम प्रति जो 16वीं शताब्दी की है वो यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ एक 15वीं शताब्दी के लगभग की वेद की पांडुलिपि भी है। इसके साथ साथ ही जो ब्रज का और वृंदावन का जो इतिहास है उससे जुड़े हुए बहुत से अभिलेख, करीब 1500 के लगभग मंदिर अभिलेख और बहियाँ रिकॉर्ड यहाँ पे जमा किए गए हैं। इसके अलावा मुद्रित पुस्तकों का यहाँ एक अलग से शोध संदर्भ ग्रंथागार हम लोगों ने तैयार किया है, उसका संग्रह तैयार किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रज के आप किसी विषय पर कार्य करें और यहाँ आपको कोई बहुमूल्य सामग्री न मिले। ऐसा कोई अध्येता शायद होगा
कि जो ब्रज पे कार्य कर रहा हो और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में उसको कोई बहुमूल्य उसके काम की सामग्री ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस तरह से इसको हम लोगों ने तैयार किया है कि ये अध्येताओं के लिए सारी सामग्री एक जगह उपलब्ध हो। उसके अलावा एक अध्येताओं की बड़ी टीम ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के साथ में जुड़ी रही है और देसी विदेशी अध्येता यहाँ वर्ष भर आते रहते हैं। हम लोगों ने एक प्रकाशन प्रभाग की भी स्थापना की है और महत्वपूर्ण प्रकाशन वहाँ से हो रहे हैं लगातार ब्रज से संबंधित, जो अधिकांश अध्येताओं के हैं और बड़े उपयोगी प्रकाशन हैं। उसमें बहुत कार्य प्रकाशनों को लेकर के हम लोगों ने किया है। हम छोटे छोटे ब्रोशर छाप रहे हैं जो अलग अलग ब्रज की परंपराओं से हैं, प्राचीन सिक्कों के ऊपर हैं, क्योंकि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में करीब 5000 दुर्लभ सिक्कों का संग्रह है। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मथुरा का पहला सिक्का है वह भी संग्रहित है। मैं समझता हूँ राजकीय संग्रहालय मथुरा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा संग्रह मुद्रा शास्त्र से संबंधित है प्राचीन सिक्कों का, तो वो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में ही है। तो इस तरह की सामग्री को हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। उसके अलावा हमने पिछले वर्ष जब एक लंबा दौर निकला बीमारी का, तो ऑनलाइन कार्यक्रम हम लोगों ने किए और काफ़ी जो है मंदिर देवालयी संस्कृति को लेकर के, जो मंदिरों में विकसित एक संस्कृति है ब्रज की, उसको लेकर के बहुत लंबा काम किया। ब्रज की समन्वय की जो परंपरा है उस पे हमने एक बहुत लंबा कार्य किया। तो ये सारे कार्य जो है ऑनलाइन भी किए गए हैं। जब पूरा विश्व थम गया था इस महामारी कोविड की वजह से, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ऑनलाइन तरीक़ों से, ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी कार्य करता रहा सक्रिय, और इसके पीछे ब्रज के अध्येताओं की ही टीम है। आज मैं इस बात का इस पे मुझे बड़ा हर्ष है कि अगर ब्रज पे कार्य करने वाले अध्येता किसी स्थान को अपना घर समझते हैं तो वो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ही है। यहाँ देश भर से, विदेशों से भी अध्येता वर्ष भर आते ही रहते हैं और अपने अलग अलग विषयों को लेकर के आते हैं और उन्हें कुछ न कुछ सामग्री यहाँ से मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तविकता में शोध संस्थान की स्थापना अध्येताओं के लिए की गई थी और अध्येताओं का पूर्ण सहयोग ब्रज संस्कृति शोध संस्थान को मिल रहा है। ताड़पत्रों पर लिखी दुर्लभ पांडुलिपियाँ यहाँ संग्रहित हैं। ताम्रपत्र अभिलेख जो अपने आप में दुर्लभ हैं और ब्राह्मणों को अधिकांश भूमिदान के लिए दिए जाते थे, उनका संग्रह भी यहाँ पे है। ऐसे कई दुर्लभ सिक्के यहाँ संग्रहित हैं। जैसे कि 18वीं शताब्दी में वृंदावन में एक टकसाल हुआ करती थी और वृंदावनी चांदी का रुपया चलता था। उसके बहुत से अभिलेख और सिक्के वृंदावनी चांदी के रुपए और तांबे के पैसे यहाँ अध्येताओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। और वेद की एक पांडुलिपि है जो लगभग 15वीं शताब्दी की है। इसके अलावा यहाँ पे गोस्वामियों के सामाजिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन के पहलुओं से जुड़ी कई बहियाँ हैं जो मंदिरों के रोजनामचे हैं, रोज़ के खर्चे, किन किन मंदिरों में क्या होते थे, आय और व्यय क्या होती थी। एक दुर्लभ राधा रमण जी के गोस्वामियों की विवाह बही है। उन लोगों ने 19वीं शताब्दी के बाद और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक
उनके यहाँ विवाह की रस्में जिस तरह से होती हैं उनका स्वयं अभिलेखीकरण किया और उसमें ये तय किया कि किस रस्म में कितने रुपए व्यय किए जाएं। वह दुर्लभ जो एक पांडुलिपि के शक्ल में है वह दुर्लभ बही भी यहाँ पे है। इस तरह के बहुत से अभिलेख जो यहाँ के ब्रज के जनजीवन के बारे में हैं वो यहाँ पे हैं और देश भर से अध्येता यहाँ आते हैं। विशेषकर इतिहास से जुड़े हुए अध्येता के लिए तो यहाँ बहुत ही मूल्यवान सामग्री है। यहाँ का शोध संदर्भ ग्रंथागार जिसमें 5000 के लगभग ब्रज से संबंधित ऐसा कोई संदर्भ ग्रंथ होगा जो यहाँ न रखा गया हो। संस्थान के द्वारा ब्रज के अध्येताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में जहाँ लोग ब्रज से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं वह अपने शोध पत्रों का वाचन इस सम्मेलन के माध्यम से करते हैं। और यह वर्ष में 3 दिवसीय ऐसा आयोजन है जहाँ ब्रज पे काम करने वाले विभिन्न अनुशासनों के अध्येता एक जगह मिल कर के एकत्रित होते हैं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा एक वृंदावन की हेरिटेज वॉक को भी प्रारंभ किया गया है जो यहाँ के मंदिरों को के स्थापत्य और इतिहास के पहलू से देखने का एक प्रयास है। इसके अलावा संस्थान प्रतिवर्ष ब्रज पर कार्य करने वाले विद्वानों को, अध्येता और कलाकार साहित्यकारों को सम्मानित भी करता है और यह सम्मान 3 श्रेणियों में है। जो पहली श्रेणी है वह ब्रज निधि सम्मान है जो संपूर्ण जीवन ब्रज के लिए सेवा करने वाले लोगों को, साहित्यकारों को, अध्येताओं को, विद्वान और कलाकारों को दिया जाता है। उसके अलावा ब्रज संस्कृति पे कार्य करने वाले अध्येताओं के लिए ब्रज संस्कृति अध्येता सम्मान है। जो विश्वविद्यालयों में शोध छात्र, विद्वान, अध्येता स्वतंत्र रूप से भी जो कार्य कर रहे हैं यह सम्मान प्रतिवर्ष उन्हें दिया जाता है। उसके अलावा ब्रज संस्कृति से भी सम्मान है जो प्राय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, जो अपने कला अनुशासनों के माध्यम से ब्रज संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वर्ष भर विभिन्न ब्रज की संस्कृति और कलाओं से जुड़ी विभिन्न शोध परियोजनाओं पर कार्य करता है। उसी के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जिस कला को आज जीवन देने की आवश्यकता है वह है देवालयी सांझी कला। ब्रज के मंदिरों में विकसित हुई रंग सांझी, पुष्प सांझी और जल सांझी, जिसकी आज एक तरह से जिसके लिए हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो पिछले 2015 से ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने यह संकल्प लिया है कि इस कला को पुनर्जीवित किया जाए और एक कलाकारों के एक दल का गठन किया है जिसमें वृंदावन के स्थानीय 3 युवा चित्रकार हैं जो संकल्प लेकर के सांझी के संरक्षण में जुटे हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं विश्वजीत दास जो सांझी के एक ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। दूसरे हैं ब्रजगोपाल चित्रकार जो लघु चित्र शैली में वृंदावन के एक युवा नाम हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं और बहुत से चित्र जो है उनके बाज़ार में भी बांके बिहारी के, राधारमण जी के और राधा वल्लभ जी के बनाए जाते हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा तीसरे चित्रकार इसमें इस ग्रुप में जुड़े हैं मदन मोहन शर्मा जो पट चित्र, कपड़ों पर चित्रकारी के एक कुशल कलाकार हैं। तो यह तीनों कलाकार संकल्प लेकर ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन के साथ में सांझी कला को बचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष जो 18वीं शताब्दी में महाराजा नागरी दास
किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह जो वृंदावन में आकर के नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, ब्रजभाषा के भक्त कवि और कला प्रेमी, उनके द्वारा स्थापित 18वीं शताब्दी के सांझी मेले का पुनः प्रारंभ कराया गया है। हर साल पितृपक्ष में जब सांझी बनने का समय होता है, ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा स्थानीय ब्रह्मकुंड पर उस मेले का आयोजन किया जाता है।